अब आगे प्रिशा के लात मारने से उन सभी गार्ड्स की गर्दन टूट गई थी, जिससे सब एक साथ ही मर गए। और ये देख विनोद सुन्न पड़ गया था। वही सैंडी बस प्रिशा और उसकी ताकत को देखे जा रहा था, क्योंकि वो प्रिशा के हर एक मूव से काफी इम्प्रेस हो गया था। लेकिन उसने ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया और विनोद की सेफ्टी और उसके प्लान पर ध्यान देने लगा। पर उतने ही देर में उसके सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जब प्रिशा ने मिस्का को देखा था तो ये उसका एक इशारा था, जिसे समझ मिस्का बहुत फुर्ती से टिया के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। लेकिन प्रिशा के मूव्स देखकर सब उसे देखने में लग गए थे, जिसका फायदा उठाकर मिस्का ने अपने पैरों के बूट्स में से एक धारदार चाकू निकाला और अगले ही पल उस चाकू को टिया के गले पर चला दिया। मिस्का का चाकू टिया के गले के आर पार हो गया था और टिया का सर एक झटके में उसके धड़ से अलग हो गया। ये देखने में काफी बेरहम था, जिसे देख विनोद की एक चीख निकल गई थी और सैंडी तो नीचे ही गिर गया था, क्योंकि उसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। विनोद के साथ रहते हुए उसने ये सब देखा था, लेकिन इस तरीके से नहीं देखा था, जिसकी वजह से वो काफी डर गया था। वही विनोद अपनी बेटी की कटी हुई लाश देख रहा था। उसकी आंखों में लबालब आंसू भरे हुए थे और उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। वही मल्होत्रा मेंशन में रियांश अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप में आज की ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था, जिसमें बड़े बड़े हेडलाइंस में लिखा था, देश के जाबाज और सबसे कम उम्र जनरल बने रियांश मल्होत्रा। न्यूज एंकर कह रहा था, रियांश मल्होत्रा एम्पायर के वारिस एक लेफ्टिनेंट जनरल चीफ हैं, जो हमारे देश के लिए खुद मर भी सकते हैं और दुश्मनों को मार भी सकते हैं। ये सब सुन रियांश अपने मन में बोला, अब तो पूरी दुनिया जान गई है मेरी सच्चाई। तो क्या प्रिशा भी जान चुकी होगी? क्या वो मुझसे नाराज है? वो यही सब सोचने लगा, लेकिन फिर अचानक से उसके एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने फिर खुद से कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी सोचे, मैं उसे कोई सफाई नहीं दूंगा। और क्यों दूं मैं उसे कोई सफाई कि मैंने उससे झूठ क्यों बोला? उसने भी तो अपने घर जाने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं कहा, तो मैं क्यों बोलूं उसे कुछ? वो यही सब सोच रहा था कि अचानक उसके कानों में एक लाइन गूंजने लगी, टाइम आने पर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। आपको मुझे बार बार ये जबरदस्ती की शादी याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइन रियांश के कानों में बार बार सुनाई देने लगी, जिससे रियांश की आंखें सर्द हो गईं। इसके बाद रियांश बिना कुछ बोले अपना लैपटॉप रख सोने के लिए बेड पर लेट गया। वही बजाज मेंशन में विनोद अपनी बेटी का सर हाथ में लिए गुस्से से उबल रहा था। उसने एक नजर डार्क ब्लड को देख जोर से चिल्लाते हुए कहा, मार दो इस लड़की को, यहाँ से ये और इसका एक भी आदमी जिंदा नहीं जाना चाहिए। इतना बोल वो गुस्से से जोर जोर से सांसें लेने लगा। पर उसका गुस्सा तब और बढ़ गया जब उसके एक भी गार्ड ने प्रिशा या उसके किसी आदमी पर हमला नहीं किया। इसीलिए वो गुस्से से अपने गार्ड्स को घूरने लगा। सबको देखते देखते विनोद की नजर मिस्का और पृथ्वी के चेहरे पर छाई डेविल स्माइल पर गई, जो देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अगले ही पल विनोद के साथ खड़े सारे गार्ड्स प्रिशा के पास गए और सर झुकाकर नीचे बैठ गए। बैठने के बाद उनमें से एक आदमी जो उन सबका हेड था, उसने सर झुकाए ही प्रिशा से कहा, बॉस ऑर्डर दीजिए, हम इसे अभी मारकर आपके कदमों में लाते हैं। उसकी बात सुन विनोद और सैंडी एक दूसरे को डर भरी नजरों से देखने लगे। उनकी नजरों में डर के साथ साथ सवाल भी था, जिसे समझ पृथ्वी बोला, नाना अपने कम दिमाग पर जोर मत डाल कुत्ते, मैं तुझे बताता हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। क्यों तेरे गार्ड्स डार्क ब्लड के आगे अपना सर झुका रहे हैं? याद कर, तूने जब अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स बुलवाए थे, तभी तेरे आधे लोगों में डार्क ब्लड के लोग शामिल हो गए थे और हमारे गार्ड्स हमें तेरी पल पल की खबर दे रहे थे। तुझे क्या लगा तू डार्क ब्लड को यहाँ बुलाकर उसकी मौत की साजिश रचेगा और हम बैठकर बस देखते रहेंगे? अगर तू ऐसा सोच रहा था तो तू अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। तेरे इस पूरे मेंशन पर हमारी नजर थी, तेरी पल पल की हरकतों पर नजर थी हमारी। उसकी बात सुन विनोद तो सुन्न रह गया और सैंडी का दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा था। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो विनोद के साथ काफी टाइम से था, उसके हर बुरे काम में साथ था सैंडी, तो इस टाइम वो उसका साथ नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए उसके दिमाग में विनोद को यहाँ से बचाकर भेजने का प्लान चल रहा था। पर उसने ये नोटिस नहीं किया कि प्रिशा उसी के चेहरे को देख रही थी और सैंडी के दिमाग में चल रही सारी बात प्रिशा को समझ आ चुकी थी। इसलिए प्रिशा सैंडी की तरफ देख गुस्से से कहती है, भाग भाग, इसे लेकर जहां तक ले जा सकता है ले जा, अगर इसे बचा सकता है तो बचा ले, वादा करती हूँ मेरा एक भी आदमी तेरे पीछे नहीं आएगा। उसकी ये बात सुन सैंडी और विनोद दोनों ही कंफ्यूज थे, लेकिन सैंडी समझ रहा था कि डार्क ब्लड आखिर कहना क्या चाहती है। तभी प्रिशा ने कहा, लेकिन अगर मुझसे बच पाओगे तभी भागना। ये सुन सैंडी कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे खुद की मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी। साथ ही बगल में काले भैंसे पर बैठे यमराज भी दिखाई दे रहे थे, जो सैंडी को देख मुस्कुरा रहे थे। वही अब विनोद को गुस्सा आ गया था। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कमीनी, आखिर तू है कौन? उसके ये अल्फाज सुन प्रिशा ने एक जोरदार आवाज में पृथ्वी से कहा, लेकर जाओ सबको बाहर अभी। उसकी बात सुन पृथ्वी ने वही किया। उसने सारे गार्ड्स को मेंशन के बाहर जाने का ऑर्डर दे दिया। सब बाहर चले गए।
अब हॉल में बस प्रिशा, मिस्का, सैंडी और विनोद थे। विनोद फिर कुछ बोलने को हुआ ही था कि मिस्का गुस्से में तेजी से बढ़ी और सैंडी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। मुक्का पड़ते ही सैंडी जमीन पर गिर गया। मिस्का का मुक्का इतना जोरदार था कि सैंडी की नाक टूट गई थी, जिससे वो दर्द से छटपटा रहा था। उसे इस तरह गिरते देख विनोद ने गुस्से में प्रिशा पर हाथ उठा दिया, पर अगले ही पल प्रिशा ने बिना अपनी ताकत का इस्तेमाल किए ही उसका वार अपने एक हाथ से रोक दिया। लेकिन उसने उस पर पलटकर वार नहीं किया, बल्कि अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालकर विनोद के सीने पर बहुत जोर से मार दिया, जिससे इंजेक्शन की सुई के साथ साथ आधा इंजेक्शन भी उसके सीने के अंदर घुस गया। विनोद दर्द से चीख पड़ा, पर अगले ही पल प्रिशा ने एक और इंजेक्शन उसकी जांघों पर मार दिया। ये सब देख विनोद शॉक्ड था, क्योंकि अब उसे अपने शरीर में बेहद दर्द महसूस हो रहा था, जैसे उसकी सारी हड्डियां एक साथ टूट रही हों। विनोद धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके गिरते ही प्रिशा एक घुटने के बल नीचे बैठी और बहुत खतरनाक आवाज में बोली, ये जो इंजेक्शन मैंने तुझे दिए हैं ना, इससे तेरी सारी हड्डियां धीरे धीरे गल रही हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे इतनी आसान मौत कैसे दे सकती हूं मैं। इसीलिए तेरे लिए एक और सरप्राइज है। तेरे इस पूरे मेंशन के हर एक कोने में बम प्लांट है और कुछ ही देर में तेरा ये पूरा मेंशन बूम करके उड़ जाएगा। इतना बोल वो विनोद की आंखों में देखने लगी। वही मिस्का सोचने लगी थी। फ्लैशबैक। जब विनोद अपने गार्ड्स के साथ डार्क ब्लड को मारने की तैयारी कर रहा था, तो मेंशन के पीछे की बाउंड्री के पास मिस्का आई थी। उसके सामने मेंशन की ऊंची ऊंची बाउंड्री थी, जिसे मिस्का अपनी डेंजरस नजरों से देख रही थी। अगले ही पल मिस्का ने अपना टैबलेट निकाला और उस पर अपनी उंगलियां चलाने लगी। कुछ ही देर में उसने मेंशन में लगे सारे सीसीटीवी कैमरा, जिस पर विनोद का कंट्रोल था, उन सबको हैक कर लिया। हैक करते ही उसने मेंशन के इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स के साथ एक छेड़छाड़ की, जिससे मेंशन की लाइट कुछ देर के लिए चली गई थी। इसी बीच मिस्का बहुत तेजी से बजाज मेंशन के गार्डन में घुसी और वहां मौजूद इक्का दुक्का गार्ड्स को मारकर उस पूरे मेंशन के हर एक कोने में बम प्लांट कर दिया। यही वजह थी कि मिस्का प्रिशा और पृथ्वी के साथ नहीं आई थी। फ्लैशबैक ओवर। मिस्का यही सब सोच रही थी कि उसके कानों में विनोद की दर्द से भरी आवाज आई। विनोद प्रिशा को देखते हुए बोला, आखिर तुम कौन हो और हमें क्यों मार रही हो? उसकी बात सुन। प्रिशा ने कहा, चिंता मत कर, तुम चारों को मरने से पहले ये पता चल जाएगा कि आखिर मैं कौन हूं और तुम्हें चुन चुन कर क्यों मार रही हूं। ये बोल प्रिशा ने अपने चेहरे पर लगा मास्क हटा दिया। प्रिशा का पूरा चेहरा देख विनोद की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। उसने बहुत मुश्किल से टूटे फूटे शब्दों के साथ दर्द भरी आवाज में कहा, तुम तो डार्क ब्लड तुम हो, परी? वो इतना बोलते बोलते काफी चौंक चुका था। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वही प्रिशा उसकी बात सुन अपने दांत पीसते हुए कहती है, हाँ, मैं आ गई वापस। अब तुम सबको चुन चुन कर दर्दनाक मौत दूंगी। मरोगे तुम सब, और तुम्हें मारे बिना तो मैं मरूंगी भी नहीं। ये बोल उसने विनोद के गले पर एक जोरदार लात मार दी, जिससे विनोद की एक जोरदार चीख निकल गई। पर अगले ही पल मेंशन में लगे सारे बम ब्लास्ट हो गए। पूरा मेंशन आग के फव्वारे में बदल चुका था। बाहर खड़े पृथ्वी की सांसें उसके गले में अटक चुकी थीं। वो भागते हुए अंदर जाने को हुआ कि सारे गार्ड्स ने उसे रोक लिया। पृथ्वी की आंखें नम हो गई थीं। पर अगले ही पल उसे मेंशन की बाउंड्री के बाहर से प्रिशा और मिस्का आते हुए दिखे, जिसे देख पृथ्वी की जान में जान आई। वही मिस्का पृथ्वी की ये हालत देख उसे चिढ़ाते हुए बोली, पृथु, तू डर गया था ना? मुझे नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड में सबसे खूंखार आदमी को भी डर लगता है। इतना बोल वो उसे अपनी आंखों के इशारे से चिढ़ाने लगी। उसकी बात सुन। पृथ्वी ने बिना कुछ बोले मिस्का को गले से लगा लिया, क्योंकि पृथ्वी प्रिशा और मिस्का को अपनी बहन मानता था और ये हक उसे इन दोनों ने ही दिया था। तभी प्रिशा का एक गार्ड पृथ्वी के पास आकर उससे बोला, सर, वहां देखिए, बॉस की हालत खराब हो रही है। उसकी बात सुन मिस्का और पृथ्वी ने प्रिशा को देखा। वो गुस्से, दर्द और तकलीफ से कांप रही थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। उसका गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। उसकी ये हालत देख पृथ्वी ने बिना टाइम गवाए प्रिशा को कार में बैठाया और वहां से निकल गया। उसके पीछे सारे गार्ड्स भी निकल गए। कार में प्रिशा की हालत खराब होते देख मिस्का ने अपने साइड में रखे एक बॉक्स से वही इंजेक्शन निकाला जो आते समय पृथ्वी ने प्रिशा को दिया था। मिस्का ने वो इंजेक्शन बिना देरी के प्रिशा के बांह पर इंजेक्ट कर दिया, जिसके असर से थोड़ी ही देर में प्रिशा की आंखें लग गईं और उसका कांपना भी बंद हो गया। प्रिशा कार में ही नींद की आगोश में जा चुकी थी। प्रिशा को नींद में देख पृथ्वी और मिस्का ने चैन की सांस ली। अब पृथ्वी ड्राइविंग पर ध्यान देने लगा था, पर मिस्का किसी और ही सोच में डूबी थी। उसे प्रिशा को यूं देखते देख पृथ्वी ने पूछा, मिस्का, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? पृथ्वी का सवाल सुन मिस्का ने प्रिशा को देखते हुए ही जवाब दिया, पृथु,
मैं नहीं जानती कि ऐसा इसके साथ क्या हुआ था जो ये ऐसी हो गई है, इतनी बेरहम, इतनी कठोर, पर मुझसे इसका दर्द नहीं देखा जाता है। इसकी तकलीफ बहुत ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी कि इस बेचारी को अपनी तकलीफ कम करने के लिए ये इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। उसकी बात सुन पृथ्वी भी सोच में पड़ गया कि आखिर उनके बॉस के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज ये इस जगह पर है। मिस्का की नजरें प्रिशा पर से हट ही नहीं रही थीं। फिर मिस्का ने एक गहरी सांस ली और दर्द भरे लहजे में बोली, जानते हो पृथु, मैं सोचती थी कि जब परी को किसी से प्यार हो जाएगा तो ये बदल जाएगी, ये नहीं रहेगी जो ये आज है। इसका गुस्सा, इसकी तकलीफ सब कम हो जाएगी। लेकिन आज जब मैं प्रिशा की आंखों में उस आर्मी वाले के लिए मोहब्बत देखती हूँ तो मुझे डर लगता है। उसकी बात सुन पृथ्वी बोला, मैंने भी बॉस की आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखी है, और जो डर तुम्हें है वही हमें भी है, क्योंकि हम सब बॉस की कंडीशन के बारे में जानते हैं। इसीलिए सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो कभी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इतना बोल पृथ्वी ने एक नज़र प्रिशा को देखा, फिर आगे मुड़कर गाड़ी पीवी बंगले की तरफ मोड़ ली। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे जानने के लिए सुनिए डेडली डिजायर का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर।